हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। आज हम ये जीएस का अगला सीरीज लेके आए हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप लोग को भी पता है, इससे हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हुए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षालय के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये होना था पुणे में, लेकिन वहाँ बीमारी फैले रहने के कारण वहाँ नहीं होता है, और उसके बाद मुंबई में होता है, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, और A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, वो इसके पहले सचिव थे। ये 1885 में होता है पहला अधिवेशन, और मुंबई में होता है। होना कहाँ होता है? पुणे में, लेकिन वहाँ हैजा फैले रहने के कारण ये मुंबई में होता है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो ये इसका उद्देश्य है। जाहिर सी बात है, ये एक संस्था था जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो इसमें देश के हितों, भारतीयों के बीच संपर्क, ये सब मित्रता, ये सब जरूरी था। दूसरा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, तो ये भी इसका उद्देश्य था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था, ये उद्देश्य नहीं था। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, तो ये भी उद्देश्य था। तो कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, आंसर सी हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर कांग्रेस के उद्देश्य की बात करें तो एक नज़र इस पे डालते हैं कि इसका उद्देश्य था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा इसका उद्देश्य था कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, इसका दूसरा उद्देश्य था। इसका तीसरा उद्देश्य था कि भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और एक चौथा उद्देश्य इसका था कि जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। अब पता है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। स्टार्टिंग में सामाजिक मुद्दों को कांग्रेस के मंच से नहीं उठाया जाता था। तो ये चार मुद्दा थे मुख्य रूप से 1885 के समय कांग्रेस के, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय स्थापना कब होता है? 1885 में। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1885 के समय वायसराय थे। डफरिन का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1884 से 88 के बीच था। 1884 से 88 के बीच। तो डफरिन के काल में ही कांग्रेस की स्थापना होता है। जब कांग्रेस की स्थापना होता है तो डफरिन यह कह के मजाक उड़ाता है कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के बारे में यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन के कार्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखना है। डफरिन के टाइम में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 था और इसने अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की संस्था बोला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, जबकि एनी बेसेंट थी। क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन को की अध्यक्षता करते हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर देखा है तो ये 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं और ये पहली भारतीय महिला हो सकती हैं, लेकिन पहली महिला नहीं, पहली महिला एनी बेसेंट है। जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि तीसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी, जबकि 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है ना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। अगर पहले निर्वाचित यूरोपीय की बात किया जाए तो ए.ओ. ह्यूम 1885 में तो बने थे, लेकिन ये सचिव थे उस टाइम, सचिव थे, ना कि अध्यक्ष थे। तो पहला जो यूरोपीय अध्यक्ष था उसका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। एनी बेसेंट कब किए थे? अभी देखे थे हम लोग 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। इन सब में एनी बेसेंट भी चुनी गई हैं, लाला लाजपत राय भी चुने गए हैं, मोतीलाल नेहरू भी चुने गए हैं।
जबकि बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं। ठीक है। अगर लाला लाजपत राय का बात करें तो ये 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 में लाला लाजपत राय। और एनी बेसेंट का बात करें 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 दो बार, और 28 में दो बार बनते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में ये प्रस्तुत करते हैं, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। जबकि बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अच्छा, मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ और बात देखा जाए तो इन्होंने 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो किसके साथ मिलकर, ये आप बताइएगा कि किसके साथ मिलकर इन्होंने। और तिलक के बारे में बात किया जाए तो तिलक महाराष्ट्र के चित्तवापन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी, मराठा ये दो पत्रिका निकाले थे, इसके संपादन इन्होंने किया था। इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये इसका इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, लेकिन ये कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो अभी हम लोग देख चुके हैं ना, कलकत्ता अधिवेशन 1917 सरोजिनी नायडू को पहली बार महिला अध्यक्ष के लिए चुना गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो गया अधिवेशन 1922 इसका अध्यक्षता किए थे वही जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्या नाम है? चित्तरंजन दास। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार किए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का बात करें तो सरोजिनी नायडू। अभी हम लोग देखे थे 1925 कानपुर अधिवेशन, है ना, 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजिनी नायडू एक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी भी रही हैं और ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। ठीक है। और लास्ट में ये 1947 से 49 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही हैं। तो ये पहली महिला राज्यपाल भी हैं सरोजिनी नायडू, और ये यूपी के राज्यपाल रहे थे। 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है सरोजिनी नायडू। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था?
अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन की बात करें तो ये बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में 1912 में 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुघोलकर ने की थी। कौन? R.N. मुघोलकर। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। R.N. मुघोलकर इसका अध्यक्षता किए थे 1912 बांकीपुर बिहार, 27वां अधिवेशन। ठीक है, याद रखना है R.N. मुघोलकर, और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। चलते हैं आगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो अभी हम लोग देखे थे बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को कही थी। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये बोले थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय बोले थे। तो कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है कांग्रेस के बारे में, अगर कोई कुछ टिप्पणी दिया गया हो तो उसके बारे में पूछ लेता है, टिप्पणी को देके ये किसने बोला था। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। किसने कहा था? कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँ। ठीक है, तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मैं भारत में प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो ये बोले थे हमारे बापू महात्मा गांधी बोले थे कि जब स्वतंत्रता हमें मिल जाए तो उसके बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इनका मानना था कि ये कोई राजनीति पार्टी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ से हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी बने, इसलिए गांधी जी ने बोला था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारे पास है लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर लखनऊ अधिवेशन की बात की जाए 1916, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, जबकि गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास किए थे, अभी हम लोग देखे थे पीछे। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में
कौन किए थे 1920 में? सी विजय चेरियार। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। सी विजय राघव चेरियार ने नागपुर अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता किया था। बाकी लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण और ये चितरंजन दास। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पता है, नागपुर अधिवेशन 1920 में ही जो सदस्यता शुल्क था वो 4 आना कर दिया गया था, ताकि गरीब से गरीब लोग भी कांग्रेस से जुड़ सके। इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना, ताकि गरीब से गरीब लोग भी जुड़ सके। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष अभी हम लोग ही देख चुके हैं, चितरंजन दास ने किया था। अगर कुछ और पॉइंट पे नज़र डाला जाए तो चितरंजन दास 1922 में जेल से छूटने के बाद गया में कांग्रेस सम्मेलन में निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किए गए थे। असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चितरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और उसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल के किए थे। और ये कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया था? तो पता ही है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। M.K. गांधी। कौन किए थे? M.K. गांधी। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। अगर क्रमबद्ध किया जाए तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगावी, जो कर्नाटक में है, उसका अध्यक्षता किए थे। और सरोजनी नायडू का बात करें तो ये 1925 में, 1925 कानपुर। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का बात करें तो ये 1929 और 1936 में किए थे। सबसे पहले की बात करें तो 1929 में किए थे। और वल्लभ भाई पटेल का बात करें तो ये 1931 कराची अधिवेशन, 1931। तो अब इसको देख लीजिए क्रॉनिकली। सबसे पहले महात्मा गांधी हो जाएंगे 1 पे, फिर हो जाएगी सरोजिनी नायडू 1-4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, वल्लभ भाई पटेल 1931 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू 1929 ये भी लाहौर अधिवेशन है, और महात्मा गांधी 1924 एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं, बेलगावी कर्नाटक। इस तरह से ऑप्शन से आंसर मिल गया हमें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता
किन्होंने किया था? देख, हरिपुरा में अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 दोनों बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 39 में इन्हें छोड़ना पड़ता है, वो आगे देख लेंगे। तो 38 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। यह कांग्रेस की 51वां अधिवेशन था। 19 से 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए इसके आगे चलकर क्या होता है। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद, ये जो अबुल कलाम आज़ाद है 1940 से 46 तक लगातार सबसे लंबे तक रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। और राजेंद्र प्रसाद 34 में, अभी बोले 34 में। और जेबी कृपलानी जो है ये 1946 में, जेबी कृपलानी 1946 में, अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी बनते हैं और त्रिपुरी में भी बनते हैं 1939 में, लेकिन इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो सारा ऑप्शन हो गया। 1938 में ये हरिपुरा कहाँ है? गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते आगे। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम आयु में तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो सबसे कम आयु में अबुल कलाम आज़ाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में पहली बार अध्यक्षता करते हैं। 1923 दिल्ली। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनते हैं। आज़ाद इसके बाद 40 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था किनका? अबुल कलाम आज़ाद का। आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद सबसे लंबा सोनिया गांधी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू का बात करें तो अभी हम देख चुके हैं 29 में लाहौर अधिवेशन किए थे 1929 में। आनंद मोहन बोस का बात करें तो 1898 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे 1898 में। और भूपेंद्र नाथ बोस का बात करें तो 1914 के मद्रास अधिवेशन में, 1914, ठीक है, मद्रास अधिवेशन। इस तरह से ऑप्शन भी देख लिए हम लोग। चलते हैं अब आगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और जेबी कृपलानी। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो जेबी कृपलानी उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के 94 अधिवेशन नंबर 1946 का अध्यक्ष चुने गए थे। 1946 में चुने गए थे, 47 तक अध्यक्ष थे। जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष रहे थे। जबकि बात करें कि इन सब का तो देख ही चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू 29, सरदार पटेल 31, महात्मा गांधी 1924। तो उतना क्या बताया डिटेल में, बाकी सबको तो पता है, बहुत बार कर चुके हैं।
जन गण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया था? तो जन गण मन का बात किया जाए तो इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। यह पहले एक बांग्ला भाषा में था जिसको बाद में हिंदी संस्करण में लाया गया, और ये सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में इसे गाया गया था जन गण मन को पहली बार। ठीक है, कब? 1911 में। बाद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए तो ये जो 1896 का अधिवेशन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो जाहिर सी बात है कि 1920 में हो गया था मृत्यु बाल गंगाधर तिलक को, तो अंतिम अधिवेशन 1919 होगा जिसमें भाग लिए थे, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध भी किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी 1919 वाले में, और 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, थोड़ा सा भी ध्यान में रखिए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा आंसर। नरम दल गरम दल कब हुआ था? 1907 में, 1907। और ये सब कब हो रहा है? बहुत बाद। तो इसके पहले एक ही आंदोलन हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, स्वदेशी आंदोलन 1905। तो बस यही आंसर हो गया, एलिमिनेट विधि से भी। स्वदेशी आंदोलन तो था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त गया। नरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। इन सब मतभेद के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन होता है जिसमें स्प्लिट देखने को मिलता है और गरम दल नरम दल अलग हो जाते हैं। कौन से? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन, इस बात को भी ध्यान में रखना है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना या विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाए थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता। ये बोलते थे कि कांग्रेस जो है ना, वो कांग्रेस के नेता जो है वो भिक्षावृत्ति करते हैं, अनुनय विनय ये सब करते हैं। ये सब भी इन्होंने याचना करता है, ये सब बात इन्होंने कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में
कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। एक थे बाल गंगाधर तिलक, एक लाला लाजपत राय, एक बिपिन चंद्र पाल और चौथा थे अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं के तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध और राजनीति करने का आरोप लगाया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इस तरह से हो गया। आगे चलते हैं। शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? शेर पंजाब के नाम से हमारे जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये एक गरम दल के नेता थे और पंजाब से प्रतिनिधित्व करते थे। इन्हें पंजाब केसरी, शेर पंजाब कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वो व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। मैजनी को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय जो है 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे थे। राजनीतिक के साथ साथ यह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी के संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपेंडेंस इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इन सब को भी याद रखना है। द स्टोरी ऑफ माई इंडिपेंडेंस और अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखा जाए तो लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक बोला गया था। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। कौन? वैलेंटाइन सिरोल। इस बात को याद रखना था। पूछ देता है कि भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कौन बोला था, तो वो वैलेंटाइन सिरोल था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक बोला था सिरोल ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, किसको दिया गया था? बाल गंगाधर। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब 1908 में इन्होंने केसरी को प्रकाशित किया था, तो इन पे जो उसमें लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग इन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के लिए सज़ा दिया गया और इन्हें मांडले जेल, जो कि अभी बर्मा में है, म्यांमार में, मांडले जेल भेज दिया गया था। कौन सा जेल? मांडले। ठीक है ना, मांडले जेल भेज दिया गया था। अच्छा, अब आप बताइएगा जो केसरी लिखे थे, केसरी किस भाषा में था?
कमेंट में आंसर दीजिएगा कि केसरी किस भाषा में लिखा गया था, पत्रिका था। अब है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो गणपति का श्री गणेश किए गए थे बाल गंगाधर तिलक। इनका उद्देश्य था कि जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना, और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी, क्लब, गो हत्या विरोध सभाएं स्थापित किए। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु उसका उद्देश्य सांप्रदायिकता नहीं बल्कि जन जागरण था। और बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन सब चीज़ों किया ताकि दोनों में ताकि लोगों में जो अट्रैक्शन बढ़े, एक दूसरे को जाने और सब सहयोग करें, एक दूसरे से मिल के रहें, इसलिए इन्होंने शुरू किया था। तो इतना ही क्वेश्चन था, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और ये सुनने के लिए भी आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।